हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे ओमान के जो किंग है उनकी विजिट हो रही है इंडिया में आज से। इस बारे में अपन समझेंगे कि इंडिया और ओमान के रिलेशनशिप क्या है, इनकी फ्यूचर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या हो सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ओमान इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमेशा अपन देखते आए हैं कि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया अपनी वेस्ट एशिया की पॉलिसी के तहत मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ प्रोएक्टिवली इंगेज्ड रहता है। बट ऑफन जब अपन मिडिल ईस्ट की नाम समझते हैं तो अपन के दिमाग में तीन मेजर पावर्स आते हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इसराइल। लेकिन ओमान के नाम को हमेशा ही हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो इस वीडियो में अपन ओमान के कंटेक्स्ट में समझेंगे क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू द मिडिल ईस्ट। तो सबसे पहले हैताम बिन तारिक, ये नाम है सुल्तान ऑफ ओमान के, जो अभी विजिट पर हैं। यदि देखा जाए तो ये 2020 में अपने फादर के देहांत के बाद सुल्तान बने थे ओमान में, और उस समय उनके फादर का नाम था सुल्तान कबूस। यदि उसके पहले विजिट देखी जाए तो 2018 में मोदी जी विजिट किए थे ओमान में, यानी कि 2018 से बायलैटरल विजिट्स कुछ कुछ समय में हो रही हैं 2 साल पर। लेकिन 2020 के टेक ओवर के बाद पहली बार सुल्तान हैतान आ रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि ओमान खुद एक सीवियर क्राइसिस पे था। कोविड के समय लीडर की डेथ हुई, एक बड़े लीडर की डेथ हुई, साथ ही साथ ऑयल शॉक्स हुए। मिडल ईस्ट एक एक्सेसिवली ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। इसके अलावा यदि और अपन समझे तो टूरिज्म ग्रेटली हिट हुआ था और इकोनॉमी इनकी शैम्बल्स में थी। इस वजह से कुछ समय लगा रिकवर करने के बाद वापस से अभी बायलैटरल एंगेजमेंट बहुत तेजी से स्टार्ट हुए। यदि देखें, ये विजिट एक ऐसे समय में आती है जब अरब वर्ल्ड पूरा का पूरा डिवाइडेड है। खासकर अरब और इजराइल के बीच में जो डिवीजन है, फिजर्स हैं, वो बहुत क्लियर हो रहे हैं। यदि अपन समझें तो अब्राहम एकॉर्ड्स जब से हुआ है, अब्राहम एकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इजराइल एंड फ्यू अरब कंट्रीज जैसे कि यूएई, बहरीन रिस्टोर हो चुकी है। एक और एंगेजमेंट लेवल जैसे सऊदी अरेबिया के साथ भी स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनली अरब और इजराइल के बीच में फिजर्स था वो ढल रहा था, वो कम हो रहा था। लेकिन एक बार अभी जो एट्रोसिटीज कंडक्ट की जा रही हैं गाजा वॉर में पैलेस्टीन के अगेंस्ट बाय इजराइल्स, अरब वर्सेस इजराइल की जो फिजर्स हैं एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। और ऐसे समय में जब इंडिया ने अभी परसों के वोट में ही बस सीज फायर के लिए अनाउंस किया है, उसके पहले हर बार यूएन जनरल असेंबली में कोई भी इजराइल वर्सेस गाजा के वोट में एब्सटेन करना प्रेफर किया है। यानी कि इंडिया ने प्रेफरेबली यदि देखा जाए टिल नाउ, लास्ट 2 दिन के पहले वोट को हटा दिया जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इजराइल को प्रेफर किया है। ऐसी सिचुएशन में यदि एक अरब कंट्री का लीडर हमारी कंट्री में आ रहा है, ये बहुत क्लियर सिग्नल दे रहा है कि उन्होंने इजराइल, अरब्स, पैलेस्टीन और इंडिया को सेपरेट इशू देखते हैं। यानी कि अरब या प्रिफरेबली पैलेस्टाइन का इशू इज नॉट कनेक्टेड विथ इंडिया इशू एनी और, यानी कि इसको बोलते हैं डी हाइफनेशन ऑफ टाइज। पैलेस्टाइन शुड नॉट बी द इशू जिसके अराउंड अरब, रेस्ट ऑफ द अरब और इंडिया के रिलेशनशिप को जज किया जाएगा। दैट इज द बैकग्राउंड। यदि अब अपन समझते हैं हिस्टोरिकल टाइज में, तो ओमान एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वार हमारे अच्छे रिलेशनशिप थे और ओमान ने इंडिया का बहुत बार साइड लिया है। यदि कोल्ड वॉर के समय देखा जाए, जब पूरी की पूरी वर्ल्ड यूएस वर्सेस यूएसएसआर के बीच में डिवाइडेड था, उस समय पाकिस्तान यूएस का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर था। तो सारी की सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज डोमिनेटेड बाय इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को अनडाउटेडली फुल सपोर्ट करते थे। ऐसी कंडीशन में ओमान इंडिया का सपोर्ट पार्टनर रहा है इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। उसके बाद यदि देखा जाए, इसी के कारण इंडिया गल्फ रीजन में सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर ओमान को ही दिया। राइट नाउ यदि देखा जाए तो गल्फ में ओमान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई 3 स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। इसके अलावा यदि अपन देखते हैं, जो सुल्तान के फादर हैं, फॉर्मर सुल्तान, सुल्तान कबूस, ये हमेशा से इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में कंपनीज को
और लोगों को उत्साहन देते रहे, प्रोत्साहन देते रहे, और इन्होंने पीपल टू पीपल टाइज और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बहुत स्टेप्स लिए। फाइनली यदि अब अपन बात करते हैं रेलेवेंस फ्रॉम GS2, पर्टिकुलरली IR के सेंस में, यदि अपन समझते हैं ओमान का क्यों स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है और क्यों हमारे रिलेशन अच्छे रहे, तो सबसे पहले यदि अपन देखें तो अरेबियन सी से यदि देखा जाए टू द गल्फ ऑफ ओमान, GCC का ये क्लोजेस्ट नेबर बढ़ता है। और यदि अपन देखें लाइन से गल्फ ऑफ ओमान से लेकर, यदि यहां पर देखा जाए पर्शियन गल्फ है, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, यहां लाइन से लेकर पोर्ट सिटीज हैं जो इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बनाने में बहुत अच्छे टर्म्स बनाती है। इसी वजह से आप देखोगे कि हिस्टोरिकली और कल्चरली हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं ओमान के साथ, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस आएंगे, जैसे वन ऑफ देम इज दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग और लगभग इंडिया का 20% ऑयल पास होता है और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड पास होता है। यानी कि इस जगह पर यदि इंडिया का प्रेजेंस रहे तो स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वजह से ओमान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। जैसा अपन ने बात किया, गल्फ की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है इंडिया के साथ, दो अदर कंट्रीज के साथ। पीपल टू पीपल टाइज यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, जो पर्टिकुलरली 1970s के बाद जब मिडिल ईस्ट में ऑयल डिस्कवर हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम जब टेक प्लेस हुआ तो बहुत सारे लेबर्स इंडिया से गल्फ की ओर माइग्रेट किए। उस वजह से यहां पर इंडियन कम्युनिटी का बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। 7 लाख करीब लोग इंडिया के ओमान में आज की डेट में है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओमान का रोल आता है वो है आइलैंड ऑफ पीस। ओमान एक ऐसी कंट्री है जो डेलिबरेटली न्यूट्रल स्टैंड लेके रखा है जितनी भी कन्फ्लिक्ट है। उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया है दोनों के साथ और अच्छे रिलेशनशिप भी मेंटेन किए हैं दोनों एडवर्सरी के साथ। तो चाहे कोई भी एडवर्सरी रहे हो मिडिल ईस्ट में, कोई भी प्रॉब्लम्स रही हो, चाहे वो सऊदी या ईरान के बीच में हो, चाहे यूएस या ईरान के बीच में हो, या अरब और इजराइल के बीच में हो, जितने भी फिशर्स हैं उनमें इन्होंने एक न्यूट्रल रोल प्ले किया है और एक नेगोशिएटिंग रोल प्ले किया है। इस वजह से आप देखोगे चाहे पर्शियन गल्फ क्राइसिस हो जहां पर ईरान और यूएस के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, या ईरान की जो न्यूक्लियर डील है, या उसके पहले जब कतर को बॉयकॉट किया था सारी गल्फ GCC कंट्री, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज ने, उस समय भी ओमान ने कतर को टोटली बॉयकॉट नहीं होने दिया और एक न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन किया। यानी कि जो मिडिल ईस्ट हमेशा अपने इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से डिवाइडेड रहता है ट्रेडिशनली बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्रीज। प्रेजेंटली यदि आप देखोगे तो जैसे कि शिया सुन्नी के बीच में कन्फ्लिक्ट है, ईरान और सऊदी के बीच में, और यदि अपन देखें तो सऊदी और येमेन के बीच में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स हैं हाउटीज रिबेल्स को लेकर। अभी तो थोड़ा सा सीज फायर इम्पोज्ड है। हाउएवर ऑल दीज सिचुएशन में यदि इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, या एक रीजनल लीडर की तौर पर इमर्ज करना है, तो वहां पर इंडिया और ओमान की पार्टनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं इंडिया की जो वेस्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें ओमान एक हमेशा से इंपॉर्टेंट पिलर रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2008 से स्टार्ट हुई थी जब उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ओमान विजिट किए थे। जो भी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप होते हैं हमेशा वो शेयर्ड आइडियाज और ट्रस्ट के बेसिस में होते हैं, और शायद इसी ट्रस्ट और म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव की वजह से जब 2023 में इंडिया ने G20 को होस्ट किया तो ओमान वाज वन ऑफ द स्पेशल इनवाइटीज, जो दिखाता है कि इंटरेस्ट दोनों के कितने कोइंसाइड होते हैं और मिडिल ईस्ट के लिए इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ओमान। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है एक और एरिया, डिफेंस। एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके साथ तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं। आर्मी के साथ होती है अल नजाह, यदि एयरफोर्स के साथ देखा जाए तो ईस्टर्न ब्रिज होती है, नेवल के साथ नसीम अल बाहर होती है। यानी कि तीनों पार्टनर्स हैं। इसके अलावा यदि इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है इस रीजन में, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। आगे अपन बात करेंगे इंपोर्ट की, उसके बारे में अपन और डेप्थ में
2012 से इंडिया एंटी पायरेसी ऑपरेशन कैरी कर रहा है इस रीजन में। और फाइनली एक और जो रिलेशन दिखाता है बहुत अच्छे हैं कि हमेशा से ओमान ने इंडिया के इवन फाइटर प्लेन्स को या मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को भी अपना जो एक्सेस दिया है, अपना एयर स्पेस का और वाटर स्पेस का एक्सेस दिया है। दैट शोज द अमाउंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट जो दोनों कंट्री के बीच इंजॉय होते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डुक्म पोर्ट है। यदि अपन देखें तो गल्फ ऑफ ओमान में रहेगा, ये ओपन करेगा डुक्म पोर्ट। इसके अलावा हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, पर्शियन गल्फ में, अरेबियन सी में यदि यहां पर हमको मिलता है, जो कि ओमान एग्री कर चुका है, यानी कि इंडियन नेवल शिप्स को इस पोर्ट का एक्सेस मिला है फॉर ऑल द लॉजिस्टिक्स पर्पसेस, रिफ्यूलिंग की नीड्स हो, अदर नीड्स हो, वो इंडिया की शिप्स, नेवल शिप्स डुक्म पोर्ट को यूज करने का एक्सेस मिला है। ये सारे एरियाज को एक्सेस कर सकते हैं। यदि और देखा जाए, पाकिस्तान में चाइना बना रहा है पोर्ट ग्वादार, उसके अगेंस्ट इंडिया ने ईरान में छाबार पोर्ट बनाया है जो कनेक्ट करता है अफगानिस्तान से वाया द लैंड रोड्स। तो यानी कि इंडिया का यहां प्रेजेंस है, तो इंडिया कुड कीप एन आई ऑन चाइनाज ग्वादार पोर्ट, पाकिस्तान एक्टिविटीज, एंश्योर दैट छाबार पोर्ट ऑफ ईरान जो इंडिया बिल्ड कर रहा है उसके वाइटल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड है। इस वजह से इस पोर्ट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और यदि कोई कंट्री हमें अपने लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए ये दे रहा है तो क्लियरली दिखाता है कि डिफेंस के टर्म्स में, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के टर्म्स में दोनों के गोल्स कितने वेल अलाइंड है। यदि देखा जाए तो एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की बात कही गई है जिसे लिटिल इंडिया के नाम से कहा गया है, जो इंडिया के फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये डुक्म में ही बनाया जाएगा एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लोज टू $800 मिलियन। ये दिखाता है कि लोग मिडिल ईस्ट में इंडिया से कितना ज्यादा रिलेट करते हैं। एक बात जैसे आप समझेंगे, आप कभी भी किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो एक डिस्टिंक्ट प्रेजेंस मिलेगा आपको इंडियंस का। जैसे यूएई में जाएंगे तो वहां पे 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडियंस, हिंदी में लोग बात करते हैं। ऐसे ही सऊदी में भी कुछ है, नंबर्स कम है बट एक क्लियर रिकॉग्निशन मिलेगा। और ये दिखाता है कि लोगों के टाइस, लोगों के मन में जो फीलिंग है इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में, वो कितनी बेहतरीन है। ये दिखाता है पीपल टू पीपल टाइस, यानी कि ट्रैक 3 डिप्लोमेसी दोनों कंट्री के बीच में कितनी स्ट्रांग है। फाइनली यदि अब अपन समझते हैं रेलेवेंस ऑफ ओमान, इसके अलावा अपन और बात करते हैं, जैसे ट्रेड की बात करें तो ट्रेड करीब करीब $12 बिलियन का ट्रेड है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं। इंडिया ने इन्वेस्ट करने के लिए ओमान ने इंडिया को इनवाइट किया था एट देयर एसईजेड्स इन सोहार एंड सलालाहा। इसके अलावा यदि देखा जाए तो 2 मेजर ट्रेडिंग कमोडिटीज हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होती है। नंबर 1 इज ऑयल एंड द नंबर 2 इज यूरिया। तो नाइट्रोजनस अच्छा वहां पे रॉक्स में नाइट्रोजनस अच्छा खासा प्रेजेंस है, इस वजह से यूरिया बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं वो। और इंडिया बिकॉज बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री एक बड़ी मात्रा में यूरिया इंपोर्ट करती है। इनफैक्ट वैसे तो इंडिया यूरिया खुद भी बनाना शुरू कर दी है। जो 3 मेजर मिनरल्स हैं NPK में, अमोनिया या नाइट्रोजनस इज द ओनली जो इंडिया प्रोड्यूस करती है। फॉस्फोरस में लगभग 90% इंडिया इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है और पोटैश पे इंडिया 100% इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो हालांकि यूरिया के टर्म्स में इंडिया की वल्नरेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंटली ओमान एक मेजर ट्रेड में मेजरली यूरिया और ऑयल सप्लाई करता है। इसके अलावा यदि कभी भी किसी इंपॉर्टेंट एरियाज में, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो आउटरीच हो एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे इस केस में मिडिल ईस्ट होगा, या पीपल टू पीपल हो, या कोई भी अदर रीजनल लीडर के तौर पर इमर्ज करना है, तो इंपॉर्टेंट फोरम्स जो होते हैं उनको उन तक पहुंचने की जरूरत है। तो ओमान बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट फोरम्स, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कम्युनिटीज, अरब लीग, सबके सब का मेंबर है। तो यदि हमारे ओमान के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं तो ये पूरे के पूरे फोरम में हमको एक एंट्री का, नॉट एज अ मेंबर बट हमारे व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने का एक फोरम देता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, जहां पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑयल यहां से सप्लाई होता है।
इसके अलावा यदि अपन बात करें, ये तो प्रेजेंट था, फ्यूचर कोलैबोरेशन कहां कहां हो सकती है इंडिया और ओमान के बीच में। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे कि इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंट लीड ले ली है स्पेस पे, तो ये माना जा रहा है कि आगे जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स में, साथ ही साथ इंडिया का इंटरेस्ट आता है फार्मास्यूटिकल्स, उनमें कोलैबोरेशन हो सकती है, आईसीटी में कोलैबोरेशन हो सकती है, सप्लाइंग, अभी तक इंडिया लेबर मेजरली मिडिल ईस्ट में सप्लाई हो रहा है, तो इंडिया कुड ऑल्सो सप्लाई स्किल्ड लेबर टू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। डॉक्टर्स इंजीनियर्स का प्रेजेंस है लेकिन लिमिटेड है, उसको और ज्यादा ओमान जैसी कंट्रीज में बढ़ाया जा सकता है। यूएई में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, अदर कंट्रीज में लिमिटेड है। इसके अलावा यदि अपन बात करें, अपन इंटरनेशनल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं जो यूरोप और इंडिया को कनेक्ट करेगा, उसमें भी ओमान का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस वजह से कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा। डीप सी पाइपलाइन बनाने का एक प्रपोजल है जो डायरेक्टली ओमान और इंडिया को कनेक्ट करेगा। यदि ऐसा बन गया तो एक मेजर नेचुरल गैस का सप्लाई इंश्योर हो जाएगा और दोनों के रिलेशन बहुत ज्यादा स्टेडी फास्ट इंप्रूव हो जाएंगे। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही अपन बात कर रहे हैं COP28 में, तो एक बात क्लियर हो गई या बहुत एम्फेथेटिकली सामने आई है कि सारे के सारे कंट्रीज जहां फॉसिल फ्यूल्स को फेस आउट करने की बात करते हैं, उसमें पर्टिकुलरली जो टारगेट रहता है कोल रहता है, बट नेचुरल गैस को हमेशा से एक ट्रांजिशनिंग फ्यूल की तरह देखा गया है। इस बार के COP28 में भी नेचुरल गैस को बोला गया कि ट्रांजिशनिंग फ्यूल का यूज करना जरूरी है ताकि शॉक ना हो जाए। यानी कि नेचुरल गैस भले ही फॉसिल फ्यूल्स है, लेकिन बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग कंपेयर टू कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, इसीलिए एक ट्रांजिशन फ्यूल के तौर पर इसे देखा जाता है। तो यदि ये एक पाइपलाइन सेटअप होती है तो इंडिया के इन्वायरमेंटल गोल्स इन द शॉर्ट टर्म फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा इंडिया हमेशा से अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। इसी के तहत हो सकता है आगे टाइम पर यूपीआई एक्सपोर्ट कर दे। आज की डेट में इंडिया ने जो खुद का रुपए डेबिट कार्ड है वो ओमान के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। इसके अलावा यदि अपन देखते हैं तो विजन 2040 है ओमान का। इस विजन के तहत जैसे कि हर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, आप चाहे सऊदी अरेबिया का देखोगे, यूएई का देखोगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये ऑयल या फॉसिल फ्यूल से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सके। इस वजह से ये नए एरियाज खोज रहे हैं जहां पर इनकी इकोनॉमी पोस्ट फॉसिल फ्यूल्स भी सर्वाइव कर सके। इसमें आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन सर्विसेज, या टूरिज्म, या एआई एडवांसमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इन सब एरिया में इंडिया भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो दोनों एरिया में कोलैबोरेशन का प्रपोजल है। एफटीए माना जा रहा है कि 1-2 महीने के अंदर ही साइन आउट हो जाएगा। यदि एफटीए साइन हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया को खासकर लाभ मिलेगा क्योंकि मेजॉरिटी क्लोज टू 4/5 ऑफ द इंडियन गुड्स जो आज की डेट में ओमान भेजती है इंडिया या इंडिया एक्सपोर्ट करती है, उसमें 5% टैरिफ लगता है। ये टैरिफ एफटीए के बाद 0 हो जाएगी। इससे इंडिया की एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकता है ओमान कंट्री में। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अपन ने देख लिया कि इंडिया को यदि कोई भी मिडिल ईस्ट नेगोशिएशन में एक रीजनल लीडर का रोल निभाना है तो ओमान जैसा न्यूट्रल पावर का कंट्रीब्यूशन, इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस जरूरी रहेगा। इस वजह से भी इसको यूज किया जा सकता है। फाइनली एक चीज जो अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि इंडिया वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में अपना प्रेजेंस कंटिन्यू रखना चाहता है तो एक अच्छा अप्रोच ये हो सकता है कि इंडिया ओमान को गेटवे देखे टू द वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अभी अपन क्वेश्चन समझते हैं जो इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाउ डस ओमान्स जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस go beyond bilateral relationship with India, and what role does it play as India's gateway to West Asia? डायरेक्ट क्वेश्चन है जो अपन ने किया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले यदि अपन देखें हाउ डस ओमान जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस गो बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशनशिप, इसका मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बायलैटरल रिलेशन को बिल्कुल फोकस ही नहीं किए। बट ऐसे क्वेश्चन में भले ही बायलैटरल रिलेशनशिप को कम एम्फेसाइज करना है, बट यू विल हैव टू मेंशन अबाउट द बायलैटरल रिलेशनशिप।
जैसे कि यहां पर जो की पिलर्स ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप हैं, आप उसे बहुत ही जल्दी एक छोटे से पैराग्राफ में सम अप कर दोगे। अब उसके बाद बताओगे कैसे इसका जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इंडिया के ये बायलैटरल रिलेशनशिप के बियॉन्ड आता है। यानी कि ये दोनों पॉइंट मिलके आपको बताना है कि कैसे इंडिया ओमान के रिलेशनशिप बहुत एक्सटेंडेड रोल प्ले करते हैं। तो यहां पर आप अलग अलग चीजें बता सकते हो कि मिडिल ईस्ट के बारे में, जैसे कन्फ्लिक्ट के बीच में हमेशा से ओमान का न्यूट्रल स्टैंड रहता है, तो मिडिल ईस्ट में यदि इंडिया को एक रीजनल लीडर का रोल प्ले करना है तो आएगा। इसके अलावा आप स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बता सकते हो, जैसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात बता सकते हो। इसके अलावा आप इंडिया और नेबरिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हो। तो यू विल हैव टू मेंशन अबाउट चाइना के आउटरीच को कंट्रोल करने में, साथ ही साथ इंडिया के अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो रिलेशन और प्रोजेक्ट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा यदि अपन देखें तो इंडिया का आउटरीच बनाना इन द इंडियन ओशन रीजन, क्योंकि डुकम पोर्ट मिला है, इस वजह से इंडियन ओशन रीजन में जो इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करता है उसमें हेल्प कर सकता है। तो अलग अलग डायमेंशन से आपको समझाना पड़ेगा कैसे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है सिर्फ दो कंट्री के बीच में नहीं है, यदि इंप्रूव होते हैं तो थ्रू आउट गल्फ हमारे रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए हैं। यू कुड ऑल्सो मेंशन अबाउट जो यूरोप और इंडिया के बीच में कॉरिडोर प्लान हो रहा है उसके बारे में आप लिख सकते हो, ओमान इज अ की पार्टनर। इसके अलावा आप नेविगेटिंग थ्रू या डीहाइफनेशन ऑफ अरब इजराइल इशू ऑन द लेंस ऑफ इंडिया, इसको आप बात कर सकते हो। तो 8 से 10 पॉइंट आप हमारे डिस्कशन से बहुत इजीली निकाल सकते हो एंड यू कैन कंक्लूड दैट द टू रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ईरान, इंडिया एंड ओमान एक्सटेंड्स बियॉन्ड, यानी कि सिर्फ बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट और इंडियन ओशन रीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इस तरीके से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।